हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। असेसमेंट ईयर 24-25 के लिए क्या आपके मेल आईडी में भी इस तरीके से लेटर रिसीव हो रहा है जो कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको ये सेंड कर रहा है। यदि आप इस लेटर को ओपन करेंगे अपने मेल आईडी में तो प्रॉपर तरीके से यहाँ पे आपको बताया गया है कि ये एक इंटीमेशन लेटर है जो कि आपको सेक्शन 143(1) में इशू किया जा रहा है। तो दोस्तों, यदि आप इस इंटीमेशन लेटर को आप प्रॉपर तरीके से यदि नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ से आपको डाउनलोड का भी सेक्शन दिखता है। आप यहाँ से इस इंटीमेशन लेटर को डाउनलोड भी कर सकते हैं। इस इंटीमेशन लेटर को जैसे ही आप डाउनलोड करते हैं आपको इसको ओपन कर लेना। ओपन करने के लिए आपको अपना पैन नंबर जो है लोअर केस में और साथ में डेट ऑफ बर्थ एक साथ दोनों को एंटर करना है। आपका ये ओपन हो जाएगा और इसमें केयरफुल रहना है कि आपको कोई भी स्पेस नहीं देना है। जैसे कि आप अभी स्क्रीन पे देख सकते हैं कुछ इस तरीके के फॉर्मेट में आपको अपना पैन नंबर डेट ऑफ बर्थ के साथ इंटर करना है। यदि आपको ये इंटीमेशन लेटर सेक्शन 143(1) का ग्रीन कलर में रिसीव होता है तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने अपने आईटीआर में जो भी रिफंड क्लेम किया था वो रिफंड आपकी प्रोसेस हो चुकी है और आपको कुछ इस तरीके से लिखा रहेगा कि आपका रिफंड बना है और अमाउंट भी आपको यहाँ पे मेंशन रहेगा, इतना अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट होगा। और जो इस इंटीमेशन लेटर का जो सेकेंड कलर होता है दोस्तों वो होता है ब्लू कलर का। यदि आपकी इनकम टैक्स रिटर्न में कोई भी पेमेंट नहीं ड्यू है आपको ये ब्लू कलर से यहाँ पे मेंशन होगा। इसका मतलब ये हो गया कि आपका जो आईटीआर है वो नील की आईटीआर है। तो इसके बाद नेक्स्ट होता है रेड कलर की इंटीमेशन जो कि आपको मेल आईडी में रिसीव होती है। रेड कलर का मतलब ये होता है कि आपने जो अपने इनकम टैक्स रिटर्न में इंफॉर्मेशन दी थी उससे डिपार्टमेंट जो है एग्री नहीं किया और आपके ऊपर डिमांड की लायबिलिटी लगा दिया, मतलब आपको टैक्स का पेमेंट करना है। इसकी वजह से आपको रेड कलर का ये इंटीमेशन लेटर मिलता है और यहाँ पे आपको प्रॉपर तरीके से मेंशन रहेगा किस असेसमेंट ईयर का डिमांड है, कितना अमाउंट है जो कि आपको पे करना है। तो ये तीन कलर के इंटीमेशन लेटर सेक्शन 143(1) में आपको रिसीव होते हैं। अब कुछ लोग यहाँ पे ये कहते हैं कि हमें मेल आईडी पे ये इंटीमेशन लेटर मिला ही नहीं है सेक्शन 143(1) का, तो हम इसको कैसे देख सकते हैं। दोस्तों, अब तो आपके मोबाइल नंबर पे यदि आपके इनकम टैक्स पोर्टल पे ये मोबाइल नंबर लिंक्ड है तो उस केस में आपके मोबाइल पे भी ये मैसेज आ जाता है कि आपका जो है इंटीमेशन लेटर सेक्शन 143(1) में आपको इशू किया जा चुका है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि ये बेसिकली इंटीमेशन लेटर होता क्या है। जब आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को सबमिट करते हैं तो आपको 30 दिन का टाइम मिलता है उसको ई वेरीफाई करने के लिए। तो आप अपने आईटीआर को या तो आप ई वेरीफाई कर दीजिए पोर्टल पे लॉगिन करके या तो फिर आप सीपीसी बेंगलोर यूनिट को आप सेंड कर दीजिए, लेकिन 30 दिन के अंदर आपको इसको ई वेरीफाई करना होता है, वेरीफाई करना होता है। जैसे ही आप इसको वेरीफाई कर देते हैं आपकी आईटीआर सीपीसी बेंगलोर यूनिट को प्रोसेस करने के लिए भेज जाती है और जब सीपीसी बेंगलोर यूनिट आपकी आईटीआर को प्रोसेस करता है तो उस केस में आपको इंटीमेशन लेटर सेक्शन 143(1) का रिसीव होता है। अब दोस्तों, कुछ लोग ये कहते हैं कि सर हमें ना तो कोई मेल आईडी पे इंटीमेशन लेटर मिला है ना ही हमारे मोबाइल नंबर पे कोई भी मैसेज इस तरीके का आया है, तो ऐसे केस में हम अपने इंटीमेशन लेटर को कैसे देख सकते हैं। तो दोस्तों, आपको इनकम टैक्स के पोर्टल पे लॉगिन कर लेना है और इसके बाद आप ई फाइल वाले सेक्शन में आप आएंगे और यहाँ पे इनकम टैक्स रिटर्न और व्यू फाइल्ड इनकम टैक्स रिटर्न पे आपको क्लिक करना है। अब जैसे असेसमेंट ईयर 24 और 25 का इंटीमेशन लेटर आपको डाउनलोड करना है तो ऐसे केस में आपकी आईटीआर प्रोसेस यदि हो चुकी है तो उस केस में आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको यहाँ पे मेंशन रहेगा कि आपकी आईटीआर रिफंड के साथ प्रोसेस हुई है या डिमांड के साथ प्रोसेस हुई है या फिर नो डिमांड नो रिफंड के साथ प्रोसेस हुई है। तो दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं आपको यहाँ पे डाउनलोड इंटीमेशन ऑर्डर का आपको ये दिख रहा है, इस पे आपको क्लिक करके इस इंटीमेशन लेटर को डाउनलोड कर लेना है। और डाउनलोड करने के बाद जब आप इसको ओपन करेंगे तो कुछ इस तरीके से ये ओपन होगा, ठीक है। इसमें कि आपको अपना पैन नंबर, शुरू में भी मैंने बताया था, आपको अपना पैन नंबर लोअर केस में और साथ में आपको अपना डेट ऑफ बर्थ इंटर करके इसको ओपन कर लेना। देखिए, ये इंटीमेशन लेटर आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है आपको इससे समझना काफी जरूरी है। इसको जस्ट आपको यहाँ पे ये देख करके कि हमारा रिफंड बना है इतने अमाउंट का और इसके बाद इसको बंद नहीं करना है। आपको ये भी देखना है कि इसमें क्या क्या डिटेल्स आपने दिया था और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास जो इंफॉर्मेशन अवेलेबल थी उसके अकॉर्डिंग डिपार्टमेंट ने क्या एक्सेप्ट किया। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको ये 2 कॉलम दिख जाते हैं
ठीक है। एक तो होता है एज प्रोवाइडेड बाय टैक्स पेयर और दूसरा होता है एज कॉम्प्यूटेड अंडर सेक्शन 143(1). ये दो कॉलम आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। यदि मैं यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करूं तो यहाँ पे देख सकते हैं कि आपने अपने इनकम टैक्स रिटर्न में जो भी इंफॉर्मेशन दिया है अपने इनकम का, अपने डिडक्शंस का, एग्जेम्पशंस का, वो सारी आपकी इस कॉलम में रहेगी और डिपार्टमेंट ने जो एक्सेप्ट करा है उसका आपको इस कॉलम में दिखेगा। अब जैसे यहाँ पे देख सकते हैं आपने टोटल इनकम एक्सेप्ट करा, ठीक है। लेट सपोज आपने ये अमाउंट एक्सेप्ट करा और डिपार्टमेंट ने कितना एक्सेप्ट किया, ठीक। ये इंपॉर्टेंट है देखना। कभी कभी क्या होता है, ये जो इनकम होती है ना, ये इनकम कभी कभी डिपार्टमेंट ज्यादा दिखा देता है और ऐसे केस में लोगों को डिमांड की लायबिलिटी आ जाती है, ठीक है। तो आपको इसलिए ये इंटीमेशन लेटर देखना जरूरी है। कभी कभी क्या होता है, आपने लेट सपोज के रिफंड आपने क्लेम किया 10,000 रुपए का, लेकिन आपका रिफंड वहां पे कितना दिखा रहा है, 7,000 रुपए का रिफंड दिखा रहा है। 3,000 रुपए के रिफंड कहाँ गए? तो यहाँ पे दोस्तों डिपार्टमेंट क्या करता है, इसमें आपके इनकम में जो है कुछ एडजस्टमेंट कर देता है, कुछ आपके जो टीडीएस वगैरह है उसमें एडजस्टमेंट कर सकता है। तो आपको ये देखना काफी जरूरी है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे टैक्स वगैरह की क्या रिलीफ है, टैक्स लायबिलिटी जो बनी है, जो पेमेंट करना था। यहाँ पे टीडीएस का सेक्शन दिख जाता है कि कितना आपका टीडीएस कटा था और इसमें जो है ये आपकी जो टैक्स लायबिलिटी है जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये आपके टीडीएस में से माइनस हो जाता है और जो रिमेनिंग अमाउंट होती है, ये अमाउंट आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये अमाउंट आपका रिफंड बनता है जो कि आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट होता है। अब यहाँ पे डिपार्टमेंट क्या करता है दोस्तों, ये जो अमाउंट है यदि डिले होता है तो डिपार्टमेंट आपको इंटरेस्ट के साथ इसका पेमेंट करता है। और यहाँ पे जैसे ही आप नीचे स्क्रॉल करेंगे आपको यहाँ पे हेड वाइज इनकम की पूरी डिटेल दिख जाती है, ठीक है, कि आपने क्या क्या इनकम रिपोर्ट करा है। सैलरी की इनकम हो गई, हाउस प्रॉपर्टी की हो गई, बिजनेस प्रोफेशन की हो गई, कैपिटल गेन हो गई, अदर सोर्सेज की इनकम हो गई। ये सारी आपकी इनकम रिपोर्ट की जाती है और यहाँ पे जो इनकम आपको दिखता है दोस्तों, ये इनकम दिखता है सेक्शन 143(1) का। मतलब कि जो डिपार्टमेंट ने यहाँ पे कंसीडर करा हुआ है वो आपको यहाँ पे दिख जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं आपकी ये ग्रॉस टोटल इनकम यहाँ पे कैलकुलेट होकर के आ जाती है और यहाँ भी ग्रॉस टोटल इनकम जो डिपार्टमेंट का है वो कैलकुलेट होकर आ जाता है। दोनों यदि मैच करता है मतलब कि आपने जो इन्फॉर्मेशन दी है और जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कैलकुलेशन कर रहा है दोनों मैच कर रहा है, तो इस केस में आपके लिए कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके बाद यहाँ पे चैप्टर 6A का डिडक्शन। अब यहाँ पे काफी सारे लोग फंसते हैं। कई बार लोग फेक डिडक्शन क्लेम करते हैं और गलत सलत शेड्यूल्स में डिडक्शन को क्लेम कर लेते हैं, अमाउंट बढ़ा चढ़ा के दिखाते हैं। तो यहाँ भी डिपार्टमेंट क्या कर सकता है, अमाउंट को कम कर सकता है, इसलिए आपको इसको भी ध्यान देना जरूरी है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाता है, आपकी टोटल इनकम यहाँ पे कैलकुलेट हो जाती है जिसपे कि आपको टैक्स का पेमेंट करना होता है और यहाँ पे नेट आपकी टैक्स अमाउंट आ जाती है जो कि मैंने आपको भी ऊपर दिखाया था। ये आपको टैक्स का पेमेंट करना है। यदि आपका टीडीएस पहले से कटा हुआ है तो उसमें से ये अमाउंट क्या हो जाता है, एडजस्ट हो जाता है। तो आप सबसे नीचे की तरफ जब आप आएंगे तो यहाँ पे आपका जो भी टीडीएस का अमाउंट होगा, कितना टीडीएस आपका कटा हुआ है, आपने कितना टैक्स, सेल्फ असेसमेंट टैक्स या एडवांस टैक्स आपने कितना पे किया हुआ है, ये भी दिख जाती है। और यहाँ पे आपकी एग्रीगेट टैक्स लायबिलिटी दिखती है, कितना आपको पेमेंट करना है इस असेसमेंट ईयर में, ठीक है। और यहाँ पे आपको टोटल टैक्स पेड का अमाउंट दिख जाता है और यहाँ पे रिफंड का अमाउंट आपका दिख जाता है। और यहाँ पे क्या होता है कि आपको टोटल रिफंड का अमाउंट यहाँ पे दिख जाता है, जो भी ये इंटीमेशन लेटर में आपको मेंशन रहेगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं इंटरेस्ट भी क्रेडिट हुआ है। जो भी डिले होगा आपको सेक्शन 244 में इंटरेस्ट का अमाउंट भी ये डिपार्टमेंट आपको देता है और ये जो आपका अमाउंट रहता है जो टीडीएस रिफंड वाला, ये दोनों ऐड होकर के आपको टोटल अमाउंट यहाँ पे इशू कर दिए जाते हैं। अब आप नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स है जो कि आपको बहुत केयरफुली ध्यान रखना है। यदि आपका कोई भी रिफंड बन रहा है साथ में जो भी इंटरेस्ट वगैरह उस पर क्रेडिट किया गया है, ये तब तक आपको इशू नहीं होगा जब तक कि आपका जो पैन है वो ऑपरेटिव कैटेगरी में ना चला गया हो। यदि आपका पैन इन ऑपरेटिव है, मतलब आधार से पैन लिंक नहीं है, तो उस केस में आपके जो भी रिफंड बने होंगे वो आपको क्रेडिट नहीं किए जाएंगे। तो सबसे पहले तो आपको पैन नंबर आधार से लिंक कराना है, उसको ऑपरेटिव करना है, तभी आप इसका रिफंड क्लेम कर पाएंगे। सेकेंड ये है कि यदि आपके ऊपर कोई आउटस्टैंडिंग डिमांड पिछले असेसमेंट ईयर का बकाया है आपके ऊपर, तो दोस्तों ये है कि आपको सेक्शन 245 में एक नोटिस जारी किया जा सकता है जिसमें कि आपको डिपार्टमेंट ये
बोलता है कि आपका जो पिछले साल का आउटस्टैंडिंग डिमांड है वो करंट ईयर के रिफंड से एडजस्ट होगा। तो जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, आपको इंटीमेशन लेटर सेक्शन 245 का कुछ इस तरीके से दिखेगा कि योर रिफंड इज प्रपोज टू बी एडजस्टेड अगेंस्ट आउटस्टैंडिंग डिमांड। इसके ऊपर डिटेल में वीडियो मैंने बना रखी है, आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पे जब आप नीचे की तरफ आएंगे तो आपको कुछ इस तरीके से डिटेल भी आपको यहाँ पे मेंशन रहेगा। ठीक है, आप देख सकते हैं डिटेल ऑफ आउटस्टैंडिंग डिमांड एंड इंटरेस्ट पेबल अंडर सेक्शन 220। अब यहाँ पे आपको असेसमेंट ईयर मेंशन रहेगा। काफी सारे लोग क्या करते हैं, जब डिमांड उनके ऊपर लगाई जाती है ना तो वो लोग उसको इग्नोर कर देते हैं, ठीक है, छोड़ देते हैं। लेकिन दोस्तों ये डिपार्टमेंट क्या करता है, जो भी आउटस्टैंडिंग डिमांड है उस पर आपको एक्शन लेना बहुत जरूरी है। या तो आप उसको डिसएग्री करिए या फिर एग्री करके उसका पेमेंट करिए, उसकी रिप्लाई आपको सबमिट करनी है। यदि आप उसको एज इट इज छोड़ देंगे तो आपको ये बार बार प्रॉम्प्ट करता रहेगा। जैसे देख सकते हैं कि ये असेसमेंट ईयर 24 और 25 में, मतलब इस ईयर में ये क्या किया है, सेक्शन 245 का नोटिस जारी कर दिया इस पर्सन को। और ये असेसमेंट ईयर 16-17 का ये दोस्तों डिमांड है जो कि इनके ऊपर लगाया गया था। और देख सकते हैं यहाँ पे सेक्शन 143(1) में है। और यहाँ पे टैक्स पेयर ने क्या किया था, कोई भी रिस्पॉन्स सबमिट नहीं किया था, इसके वजह से ये पेंडिंग में रहा। अब ये बार बार क्या हो रहा है, जब आपका रिफंड बनेगा आपको ये बार बार ये नोटिस जारी करेगा और आपको बोलेगा कि आप इसका पेमेंट करिए या फिर इसको एडजस्ट कराइए। और यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं अमाउंट मेंशन किया गया है। ठीक है, तो ये जो अमाउंट आप देख रहे हैं, एक तो टैक्स तो आपको पे करना ही करना आउटस्टैंडिंग का, साथ में जो उस पर पेनाल्टी लगती है वो अलग से देना है, इंटरेस्ट देना है। ठीक है, ये सब आपका ऐड होता चला जाता है। तो ये अमाउंट आपका एक समय जाकर के बहुत बड़ा हो जाता है। जैसे आप देख सकते हैं ये काफी बड़ा हो चुका है। तो ये आपको ध्यान में रखना, यदि आउटस्टैंडिंग डिमांड आपके ऊपर है तो आप उसका पेमेंट कर दीजिए, या फिर आप आईटीआर को प्रॉपर तरीके से अपने देख लीजिए। देखने के बाद उसको आप करेक्ट कर सकते हैं, उसको रिवाइज कर सकते हैं, रेक्टिफिकेशन की रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि आपको अपना बैंक अकाउंट भी चेक कर लेना है कि आपका बैंक अकाउंट प्रॉपरली प्री वैलिडेटेड है कि नहीं है, क्योंकि यदि आपका बैंक अकाउंट प्री वैलिडेटेड नहीं रहेगा तो रिफंड आपको इशू नहीं किया जाएगा। इसके बाद क्या है कि जिस डेट को आपको ये इंटीमेशन लेटर मिलता है उसके 15 दिन के अंदर क्या हो जाता है, रिफंड आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। और कई बार क्या होता है, लोगों को बैंक अकाउंट में भी इशू होता है तो भी रिफंड नहीं आ पाता है। तो पहले आप बैंक में अपने जा करके अपना प्रॉपर केवाईसी कराएं, फिर उसके बाद वो बैंक आप प्री वैलिडेट कराएं, तब आपका रिफंड आपके बैंक अकाउंट में इशू होगा। लेकिन उसके लिए आपको फिर रिफंड री इशू का रिक्वेस्ट पोर्टल से इंटर करना पड़ेगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर यह लास्ट ऑप्शन कि यदि आप इस इंटीमेशन में जो कुछ भी दिया गया है, यदि आपको लगता है कि इसको रेक्टिफाई करने की जरूरत है, तो आप सेक्शन 154 में इसको रेक्टिफाई कर सकते हैं। तो होप की वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।